हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन जियो पॉलिटिक्स। नाउ अक्टूबर 7 को इसराइल के ऊपर जो आतंकवादी हमला हमास ने किया था ना, जिसका नाम ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड था। इसके बाद इसराइल ने हमास के खिलाफ अपना काउंटर ऑपरेशन आयरन ऑफ स्वॉर्ड शुरू किया था। इसके बाद ये पहली बार है कि अब ये जो वॉर है ना, ये रीजनल वॉर से बढ़कर वर्ल्ड वॉर का रूप ले सकती है मिडिल ईस्ट में। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि ये जो दोनों ही ऑपरेशन थे ना, ये IDF और हमास के बीच में ही सेंट्रिक थे। लेकिन जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है ना, उसमें क्या हुआ, अभी इसराइल के खिलाफ ईरान ने अपना एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसे नाम दिया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। और ये जो ऑपरेशन था ना, इसमें इसराइल के खिलाफ ईरान ने 300 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन लॉन्च कर दिए। हालांकि इसमें से ज़्यादातर को इसराइल के आयरन डोम ने रोक लिया, लेकिन उसके बाद भी ये जो हमला जिस इंटेंसिटी पे किया गया है ना, उसको देख के लगता नहीं है कि अब ये जो वॉर है ना, ये रीजनल रहेगी। रीजन की जो बड़ी ताकतें हैं, चाहे वो इसराइल हो या फिर ईरान हो या फिर सऊदी अरेबिया, इसके अपार्ट फ्रॉम रशिया हो या फिर USA या फिर यूरोप, सभी चाहते हैं कि ये जो वॉर है ना, ये एस्केलेट ना करे। इवन ईरान भी ऐसा ही चाहता है। ईरान की अगर आप इस ऑपरेशन को बारीकी से देखोगे ना, तो आप समझ जाओगे कि ईरान ने ना बस एक जवाब देने की कोशिश करी है इसराइल को। कैसा जवाब? मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, इसराइल ने 1 अप्रैल को क्या किया, जो सीरिया की कैपिटल है ना दमास्कस, यहाँ पे जो ईरान की एम्बेसी है, इसको टारगेट किया। और ये जो ऑपरेशन था ना, इसमें इसराइल ने जो ईरान का सीरिया में बना प्रॉक्सी नेटवर्क है ना, इसको टारगेट किया। यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, इसराइल ना पहले भी ऐसे जो ऑपरेशन है ना लीड कर चुका है, इराक में, सीरिया में। और 7 अक्टूबर को जब से हमास ने इसराइल के ऊपर अटैक किया है ना, ऐसे जो ऑपरेशन है इसराइल ने कई बार ईरान के खिलाफ किए हैं। लेकिन इस बार ये जो ऑपरेशन इसराइल ने लीड किया ना, ये 2 वजहों से अलग था। पहला, इस बार इसराइल ने ना ईरान की एम्बेसी को टारगेट किया। और मैं आपको बता चुका हूँ, जो एम्बेसी होती है ना, ये पर्टिकुलर जो कंट्री होती है, उसकी जो एम्बेसी चाहे किसी भी देश में हो, वो उसका लैंड मान के चला जाया करता है, जहाँ पे उनकी जो है ना पूरी तरीके से सोवेनिटी होती है। इसके अलावा जो उनके डिप्लोमेट्स होते हैं ना, उनके पास इम्यूनिटी होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग भी होती है कि जो डिप्लोमेट्स हैं ना, उनको टारगेट नहीं किया जाएगा। हमने कोल्ड वॉर के समय देखा है, हमने वर्ल्ड वॉर के समय देखा है, हमने इंडिया पाक की लड़ाई के समय देखा है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग रहती है। लेकिन इस बार इसराइल ने क्या किया, इसराइल ने लिटरली एम्बेसी है ना, उसको टारगेट किया, जिसमें जो कुछ फोर्सेस हैंगी, जो कि बेसिकली ईरान ने अपना नेटवर्क बनाया हुआ है प्रॉक्सीज का सीरिया में, इसके जो हेड हैं उनको टारगेट किया। और अपने इस टारगेट किलिंग में ना, इस बार इसराइल ने मोहम्मद रजा जाहिदी को टारगेट किया। और ये कौन है? आपने अयातुल्ला खमीनी के बारे में सुना होगा ना, जो ईरान के सर्वोच्च लीडर हैंगे। इनके सबसे करीबी थे कासिम सुलेमानी। ऐसे ही जो है ना, सबसे करीबी इनके जो सीरिया में प्रॉक्सीज का नेटवर्क चलाते हैं, वो थे जाहिदी। और इन्हीं को ना इसराइल ने इस बार टारगेट किया। जाहिर सी बात है कि जब कासिम सुलेमानी की डेथ हुई थी, तो इसके बाद इसराइल के खिलाफ ईरान ने अपना एक छोटा सा ऑपरेशन लॉन्च किया था सीरिया में, इराक में, USA की ट्रूप्स के ऊपर। तो जाहिर है इस बार भी कुछ ऐसा ही होना था। हालांकि ईरान ये जो ऑपरेशन इस बार लॉन्च करने वाला था, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, इसको लेकर थोड़ा सा एक डिबेट था। बट ईरान ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो रिटेलिएशन करने वाला है। इवन जो CIA है, उसने भी इसराइल को एक वार्निंग दे दी थी कि ईरान की तरफ से जल्दी ही 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर एक बड़ा हमला हो सकता है। दूसरा रीज़न जिस वजह से इसराइल को इस बार ईरान ने टारगेट किया ना, वो ये है कि जो इसराइल है बेसिकली, अब जो ईरान का प्रॉक्सीज का नेटवर्क है ना, इसको टारगेट कर रहा है। अभी तक क्या हो रहा था, जो इसराइल की फोर्सेस है ना, वो प्रॉक्सीज के सिर्फ एक ही नेटवर्क से डील कर रही थी, वो है हमास। और कभी कभी खबर आ जाती थी कि नॉर्थ में हिजबुल्ला के साथ डील किया। लेकिन इसके अपार्ट फ्रॉम अगर आप देखोगे ना, तो ईरान के साथ डायरेक्ट जो है ना कन्फ्रंटेशन में नहीं जा रहा था इसराइल। पर जो इंटरनल फार राइट विंग की जो पॉलिटिक्स है ना, इसके अलावा जो रमजान का टाइम था, जिस वजह से रफ़ा को इन्वेड नहीं कर पा रही थी IDF, इस वजह से जो पॉलिटिक्स बदल गई ना इंटरनली इसराइल की, उसने इसराइल को फोर्स कर दिया कि वो जो सीरिया है ना, वहाँ पे अब ऑपरेशन लीड करे ईरान के खिलाफ। और ये जो है ना इसराइल के लिए, या यूँ कहूँ कि पर्टिकुलर नेतन्याहू के लिए काफ़ी फायदेमंद रहा। रीज़न, नेतन्याहू को ना इंटरनली बहुत प्रेशर फेस करना पड़ रहा है, जिसमें से जो पहला आएगा ना, वो है अर्ली इलेक्शंस का। अभी भी इसराइल में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि अब अर्ली इलेक्शन करवा लेने चाहिए। और जो पोल सजेस्ट कर रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग अगर अर्ली इलेक्शन होते हैं तो नेतन्याहू इलेक्शन हार जाएंगे। दूसरा रीज़न है हमास और जो इसराइल की गवर्नमेंट के बीच में होस्टेज को लेकर डील है ना, वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पाई है, जिस वजह से जो इसराइल की गवर्नमेंट है ना, इसके ऊपर जो सिविलियंस का प्रेशर है वो लगातार बढ़ रहा है कि आप होस्टेजेस को वापस लेकर आइए। ऐसे में जो इसराइली ऑफिशियल्स है ना, उनके लिए यही बेहतर था कि जो ईरान हैगा, जो हिजबुल्ला के साथ और हमास के साथ डील करता है, इराक और सीरिया में बनाए अपने प्रॉक्सी नेटवर्क्स के थ्रू, इनको टारगेट किया जाए। और इसराइल ऐसा पहले भी कर चुका है। लेकिन इस बार जो सिचुएशन है कि ना, वो अलग है। जब कासिम सुलेमानी की डेथ हुई थी, उस समय रशिया यूक्रेन की लड़ाई नहीं चल रही थी, उस समय इसराइल हमास की वॉर नहीं चल रही थी, उस समय यूरोप में फिलिस्तीन को लेके इतना सपोर्ट नहीं था, उस समय यूरोप में USA इस तरीके से उलझा हुआ नहीं था नाटो के एक्सपेंशन को लेके, उस समय यूरोप में इलेक्शन नहीं थे, USA में इलेक्शन नहीं थे। कुल मिला के जो आज की सिचुएशन है कि ना, वो पहले की जो सिचुएशन है उससे बहुत अलग है। और ऐसे में जब इसराइल ने ईरान की एम्बेसी को टारगेट किया ना, तो मान के चल रहे थे कि ईरान जो है वो रिटेलिएशन करेगा, और ऐसा ही हुआ। और यहाँ पे ना 2 सवाल सबसे बड़े थे। सबसे पहला जो है वो ये था कि ईरान अपनी मेनलैंड टेरिटरी से इसराइल को टारगेट करेगा, और दूसरा सवाल ये था कि जो टारगेट करेगा, ये कितना बड़ा टारगेट करेगा, क्या फुल फ्लेजेड वॉर डिक्लेयर कर देगा इसराइल के ऊपर। ईरान की जो गवर्नमेंट हैगी, उनको इन दोनों ही सवालों को ध्यान में रखना था। साथ ही में जो अपनी देश की आवाम है, उसको ये भी बताना था कि अगर हमारी मेनलैंड टेरिटरी के ऊपर, चाहे वो हमारी एम्बेसी हो,
उसको भी टारगेट किया जाता है तो हम भी रिटेलिएशन कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, इसराइल के खिलाफ ये जो ऑपरेशन ईरान ने लीड किया ना ट्रू प्रॉमिस के नाम से, लिटरली बहुत ही चालाकी से लीड किया। 300 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन लॉन्च कर दिए, लेकिन ये जो सब लॉन्च किए ना, ये लो क्वालिटी के लॉन्च किए। एग्जाम्पल के लिए शाहिद 136 जो ड्रोन इसराइल के खिलाफ ईरान ने लॉन्च किए ना, ये लो क्वालिटी के ड्रोन थे। ना तो इन्होंने ज़्यादा वॉरहेड कैरी किया हुआ था, हज़ारों किलोमीटर दूर से उड़ते हुए आ रहे थे, बड़े आराम से इसराइल ने इनको शूट डाउन कर दिया। ये जो ड्रोन है ना, ये रशिया यूक्रेन की लड़ाई में भी यूज़ हुए थे, जब ईरान ने इनकी सप्लाई रशिया को की थी, यूक्रेन ने भी इनको बड़ी आसानी से शूट डाउन कर दिया था। ठीक है, ऐसा ही साहिब 3 बैलिस्टिक मिसाइल के केस में, इसके अलावा शूमर क्रूज मिसाइल के केस में भी हैगा। ईरान के पास एक बार को इसी से ज़्यादा रेंज वाली मिसाइलें हैंगी, उनसे इसराइल को टारगेट कर सकता था। लेकिन ये बात ईरान अच्छे से जानता है कि अगर वो ऐसा करता है ना, तो इसी से जो वॉर है वो एस्केलेट कर जाएगी। और ईरान ये बात अच्छे से जानता है कि इस समय जो उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, जिस तरीके से अभी इलेक्शन में जो वोटिंग टर्नआउट है वो कम रहा है, खामेनी अब उतने पॉपुलर लीडर नहीं रहे जितने पहले हुआ करते थे, जिस तरीके से ईरान में भी प्रोटेस्ट हुए हैं, इसके अलावा जिस तरीके से जो इकोनॉमी है वो स्टैग्नेट कर रही है, लगता नहीं है ईरान को ये कि कहीं से भी वो यूएसए और इसराइल के साथ जो वॉर है वो अफोर्ड कर पाएगा। और वो भी ऐसे समय में जब व्हाइट हाउस ने पहले ही कंफर्म कर दिया था कि जो इसराइल के लिए यूएसए का सपोर्ट है ना, वो आयरन क्लैड है और वो आने वाले समय में भी वैसे ही बना रहेगा। इसीलिए इसराइल के खिलाफ अपना जब ईरान ने ऑपरेशन लीड किया ना, तो लो इंटेंसिटी के साथ किया। आप ये मत समझो कि ये जो ऑपरेशन था ये फेलियर था, एक्चुअली इसकी इंटेंसिटी रखी ही कम गई है। आप इसे बेसिक के साथ समझ लो। पड़ोसी देश पाकिस्तान जब ईरान की बॉर्डर पर बॉम्बिंग करता है तो एक पहर बीतती है और जो ईरान है वो बदला ले लेता है। इवन आप इंडिया का एग्जांपल लेके देख लो, हमने जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, हमने टाइम लिया था और उसके बाद जो नतीजे हैं वो आउटकम में दिखाई भी दे रहे थे। और अब आप ईरान का देखो, ईरान ने 10 दिन लिए, उसके बाद एक ऑपरेशन लीड किया जिसके ये नतीजे सामने आए हैं कि जो 99% से ज़्यादा ड्रोन्स थे, इसके अलावा जो मिसाइल है ना, उनको इंटरसेप्ट करके इसराइल ने शूट डाउन कर दिया। इवन ईरान ने जो टारगेट स्पेसिफाई किए हुए थे ना, उनको भी वो पूरी तरीके से ना तो अचीव कर पाया, ना ही हिट कर पाया। हालांकि उसने बाद में सुबह ये कंफर्म कर दिया कि जो उसका ये जो ऑपरेशन है पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा है। साथ ही में ये भी हाईलाइट कर दिया, अगर अब इसराइल की तरफ से और यूएसए की तरफ से कोई रिटेलिएशन की जाएगी ना, तो हम इससे भी ज़्यादा बड़े पैमाने पर ड्रोन से, इसके अलावा मिसाइल से हमला करेंगे। फिर इसके पीछे ना एक बड़ा सवाल ये है कि इसराइल के खिलाफ ईरान ने इस बार बड़ा ऑपरेशन लॉन्च क्यों नहीं किया, हर बार की तरह वो इस बार भी क्यों रुक गया। इसके पीछे की जो डीप जियोपॉलिटिक्स है ना, आपको वो बताता हूँ। ईरान ना ये बात अच्छे से जानता है, ये जो इसराइल हमास की वॉर है ना, इसने जो फिलिस्तीन की आवाज़ है इसको इंटरनेशनल ना काफ़ी हाईलाइट कर दिया है। यूरोप में तो बल्कि बात चल रही है फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करने की। और ऐसे में अगर कल को फिलिस्तीन को कुछ भी रिकॉग्निशन मिलती है ना, तो ईरान ये कहकर क्रेडिट ले जाएगा कि दूसरे देशों को देखो, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़, इन्होंने तो अब्राहम अकॉर्ड के चलते इसराइल के साथ, इसके अलावा वेस्ट के साथ अपने रिलेशन नॉर्मलाइज कर लिए थे। ये तो फिलिस्तीन के लिए हम थे जो खड़े हुए थे। और जो दूसरा रीज़न है ना, वो है ईरान के डुअल स्टैंडर्ड्स। ईरान ना अपने जो प्रोक्सीज का नेटवर्क है, इनके बीच में डिफरेंस रखता है। जो ईरान की एस्टेब्लिशमेंट है ना, वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि हमास के ऊपर उनका कम ही कंट्रोल है। इसके कंपैरिजन में जो हिजबुल्ला है उनके साथ वो ज़्यादा अच्छे तरीके से डील कर पाते हैं। और जो हिजबुल्ला है ना, इसको जो ईरान है वो अपनी वाइटल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी क्रूशियल मानता है। ऐसे में ईरान नहीं चाहता कि जो उसका पूरा प्रोक्सीज का नेटवर्क है ना, वो एक ही साथ मैदान में आ जाए, चाहे वो हुतीज़ हो या फिर हिजबुल्ला हो या फिर हमास हो। इसलिए ईरान ने जो अपना ऑपरेशन है ना, ये लो इंटेंसिटी के साथ कैरी आउट किया है। इसे आप एक फेलियर मत देखो। जो भी है, जैसा भी है, इसराइल के ऊपर ईरान ने अपना ऑपरेशन कैरी आउट किया है, तो क्या अब इसराइल बदला लेगा? यहाँ पे यूएसए का रोल बहुत क्रूशियल हो जाता है। यूएसए ने जो सपोर्ट इसराइल को आयरन क्लैड दिया है ना, वो इस लिहाज से दिया है कि अगर ईरान इसराइल के ऊपर कोई हमला करता है ना, तो हम साथ रहेंगे। इसके अपार्ट फ्रॉम उसने ये कुछ नहीं कहा अगर इसराइल आगे बढ़ के ईरान के ऊपर हमला करता है तो हम मदद के लिए आगे आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अब जो इसराइल की एस्टेब्लिशमेंट है ना, वो वेस्टर्न कंट्रीज़ को प्रेशराइज कर रही है, अब आप हमें आगे बढ़ने दो, या तो अब आप हमें रफा में ऑपरेशन लीड करने दो, या फिर अब आप हमें ईरान को टारगेट करने दो। और ये टारगेट किस तरीके से किया जाएगा, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को टारगेट किया जाएगा या फिर ओवरसीज टेरिटरी को टारगेट किया जाएगा, ये तो समय बताएगा। फिलहाल के लिए यह इस वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन नेक्स्ट वन, टिल देन हैव फन।